Hello my dear student, I am your teacher of science and today's class we discuss our science chapter. So let's see what we will discuss today's class. बच्चों इससे पहले हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, ये हमारा चैप्टर लास्ट की क्लास में हम स्टडी कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने वूल फाइबर जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी शेयरिंग, वेविंग, ये जितनी भी प्रोसेस थी वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है आपको वो समझ में भी आया होगा। आज इसी चैप्टर का हम सेकंड टॉपिक करते हैं, दैट इज सिल्क एंड एनिमल फाइबर। आज हम सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, जो भी क्या होता है, एक एनिमल फाइबर होता है। आज सिल्क फाइबर पढ़ेंगे जो एक एनिमल फाइबर होता है। तो देखिए शुरू करते हैं हमारा सिल्क फाइबर। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज सिल्क हमें कैसे मिलता है, किन एनिमल से हमें मिलता है। एनिमल फाइबर है, ऑब्वियस एनिमल से मिलता है, तो किन एनिमल से मिलता है और किन सिचुएशन में ये बनता है, तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम सिल्क क्या होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं। सिल्क इज एन नेचुरल प्रोटीन फाइबर। सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है, यानी कि ये हमें नेचर से मिलता है और इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। सिल्क फाइबर इज प्रोड्यूस्ड एज ए कोकून कवरिंग बाय सिल्कवॉर्म लार्वा। सिल्क फाइबर जो होता है वो हमें कोकून से प्राप्त होता है और कोकून क्या होता है, कोकून एक सिल्क वॉर्म होता है जिसे सिल्क वॉर्म लार्वा कहा जाता है। सिल्क जो होता है एक थ्रेड होता है या फाइबर होता है और वॉर्म जो होता है वो कीड़ा होता है। तो सिल्क फाइबर जो है वो हमें किससे मिलता है, सिल्क फाइबर हमें कोकून से मिलता है और कोकून क्या होता है, कोकून एक सिल्क वॉर्म होता है। टेक्निकली सिल्क वॉर्म इज एक्चुअली ए कैटरपिलर रादर देन ए वॉर्म। देखा जाए तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो सिल्क वॉर्म एक कैटरपिलर होता है, ना कि एक कीड़ा। आगे, इन नेचर ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स मेक देयर कोकून कवर्ड विथ फाइबर। नेचर में, प्रकृति में लगभग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कोकून बनाते हैं और कोकून के चारों तरफ क्या करते हैं, फाइबर का निर्माण करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोकून अपने चारों तरफ फाइबर से कवर अप होता है। However, in silk industry, the fiber from cocoon of mulberry silk moth, Bombyx mori, and a few other moths closely akin to it use। और सिल्क इंडस्ट्री में देखा जाए तो कोकून जो है वो क्या है, बॉम्बिक्स मोराई, जो क्या है मलबरी सिल्क मोथ, यानी कि मलबरी होता है आपका शहतूत। तो शहतूत के ऊपर पाया जाने वाला एक मोथ होता है बॉम्बिक्स मोरी। ये इससे क्या होता है, हमें सिल्क प्राप्त होता है। उसके अलावा भी और कुछ ऐसे मोथ होते, कीड़े होते हैं जिनसे हमें सिल्क प्राप्त होता है। द सिल्क ऑफ अदर इंसेक्ट नॉट एबल दिस स्पाइडर इज नॉट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज। और जो स्पाइडर सिल्क जो होता है उसका इस्तेमाल, यानी कि आपने स्पाइडर देखा होगा, स्पाइडर क्या करता है, अपने चारों तरफ थ्रेड से अपना नेट बनाता है, तो उसका इस्तेमाल हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कर सकते। उसके द्वारा जो धागा बनाया जाता है वो हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। Spider silk is particularly used in the crosshairs of telescope and other optical instrument। और जो स्पाइडर सिल्क होता है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, उसका इस्तेमाल जो टेलीस्कोप होते हैं, यानी दूरबीन या जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें क्रॉस हेयर के रूप में काम में आता है, लेकिन कपड़े के रूप में, फाइबर के रूप में स्पाइडर सिल्क का कोई यूज़ नहीं होता है। इनका यूज़ सिर्फ कहाँ होता है, टेलीस्कोप और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्रॉस हेयर बनाने में किया जाता है। दिस सिल्क फाइबर आर ट्रायंगुलर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। सिल्क फाइबर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्रायंगुलर, यानी त्रिकोणमिति होती है, प्रिज्म के जैसी होती है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ऐसी उभरी हुई आकृति होती है जिस पर अगर आप प्रकाश डालते हो तो वो आपको वापस अच्छे से चमक निकलती है, यानी कि अपने जो लाइट होती है उसका वापस से वो सेंड करता है। दिस सिल्क क्लॉथ रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन एट डिफरेंट एंगल्स एंड गिव्स ए शिमरिंग अपीयरेंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से अगर आप कहीं से भी लाइट डालते हो तो लाइट वापस से निकल के वापस शो होती है। तो ठीक वैसा ही क्या होता है, जो सिल्क मोथ होता है, सिल्क क्लॉथ होता है, उसके ऊपर अगर लाइट गिरती है तो उसकी जो शिमरिंग अपीयरेंस, यानी चमकीली जो अपीयरेंस है वो दिखाई देती है। यानी अगर सिल्क के ऊपर कोई लाइट होती है तो वापस वो चमकने लग जाता है। It is on account of this shimmering appearance that silk cloth is highly priced। और इसी चमक के कारण सिल्क के कपड़े में क्या होती है, चमक होती है। अगर उस पर किसी प्रकार की रोशनी, चाहे हम आर्टिफिशियली रोशनी हो चाहे फिर सनलाइट, अगर किसी भी प्रकार की लाइट अगर सिल्क कपड़े पे पड़ती है तो वो कपड़ा चमकने लग जाता है। और इसी चमक के कारण शिमरिंग अपीयरेंस, यानी चमक के कारण ही सिल्क का जो कपड़ा होता है वो काफ़ी महंगा होता है। तो ये तो हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अब देखिए अर्ली हिस्ट्री ऑफ सिल्क।
सिल्क हमें कहाँ से मिला था, इसका इतिहास क्या रहा था वो देखिए। सिल्क वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड देन डेवलप इन अर्ली चाइना पॉसिबली अबाउट 3000 BC। सिल्क फाइबर का जो डिस्कवर हुआ था, खोज हुई थी और विकास हुआ था, वो कहाँ हुआ था, चाइना में। ऐसा कहा जाता है कि चाइना के अंदर लगभग 3000 ईस्वी पूर्व सिल्क फाइबर का आविष्कार हुआ था, वहाँ इसकी इन्वेंशन हुई थी, खोजा गया था और वहीं इसका डेवलपमेंट हुआ था, विकास भी इसका वहीं हुआ था। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, द 14 years old enterprise Xi Lengqi was asked by Emperor Hong Ti to find the cause of damaged leaves of mulberry trees growing in their garden। एक पुरानी बात है, कहावत है, लीजेंड का मीन होता है किंवदंती, यानी पुरानी बात कही जाती है। चाइना में कहा जाता है कि एक 14 ईयर्स एक इंटरप्राइजेस था, एक लड़की जो थी, विक्रेता थी, जो दुकानें खोलती उनको इंटरप्राइजेस बोलते थे। एक ऐसी बालिका थी सी लुंगची, उसको जो एम्पेरियर थे हुआंग टी यानी राजा जो चाइना के थे उनके द्वारा पूछा गया था कि उसके जो बाग है, बगीचा है, उसके अंदर जो मलबरी ट्रीज है, शहतूत के पत्ते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो डैमेज है, तो तुम जाओ और देखो कि ये डैमेज क्यों है। राजा के द्वारा उसको कहा गया था कि जाके गार्डन में देखो कि जो मलबरी ट्री है, शहतूत का पेड़ है, उसकी पत्तियां डैमेज क्यों है, नष्ट क्यों हो गई, इसका कारण ढूंढो। द इंटरप्राइजेज नोटिस दैट वाइट वॉर्म्स वर ईटिंग द मलबरी लीव्स। और जो इंटरप्राइजेज थी, जो बालिका थी 14 ईयर्स, उन्हें क्या देखा, उसने देखा कि जो मलबरी लीव्स थी, शहतूत की पत्तियां थी, उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद कीड़े थे। सी आल्सो नोटिस दैट सम बिग वॉर्म्स वर स्पिनिंग शाइनिंग कॉकुन्स अराउंड देम। और उसके अलावा उसने क्या देखा, उसने वो छोटे छोटे वाइट वॉर्म्स तो देखे ही, उसके अलावा उसने देखा कि कुछ बड़े वॉर्म्स भी थे जो क्या कर रहे थे, अपने चारों तरफ धागे का निर्माण कर रहे थे, अपने चारों तरफ कोकुन थे और वो अपने चारों तरफ कोकुन का निर्माण कर रहे थे। आगे है, एज लक वुड हैव इट ए कोकुन फेल इनटू हर कप ऑफ हॉट टी। और जैसा कि उसका उस दिन लक अच्छा था, उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके पास जो गर्म चाय का कप था, उसके अंदर एक कोकुन आके गिर गया। She noticed a tangle of delicate thread separated from the cocoon। और उसने देखा, डेलिकेट होता है नरम, एक नरम धागा जो है वो उस कोकून से अलग हो गया, यानी पानी में जब वो कीड़ा गिरा तो उस कीड़े से एक नरम धागा अलग हुआ। लेटर द क्वीन लर्न हाउ टू रील द सिल्क फिलामेंट एंड दस द सिल्क वॉज डिस्कवर्ड। और बाद में रानी ने समझा कि किस प्रकार से सिल्क फाइबर बनता है, उसको रील यानी जो धागे की रील होती है उसमें कैसे किया जाता है। उन्होंने सीखा कि जो सिल्क तो अब उनको मिल चुका था, उनको पता चल चुका था कि सिल्क इस प्रकार से प्राप्त होता है, ये धागा है और ये काफ़ी डेलिकेट है, नरम है। तो अब उन्होंने सीख लिया कि इस धागे को रील के अंदर कैसे पिरो सकते हैं और इसी प्रकार से वहाँ चाइना में सिल्क की डिस्कवर्ड हुआ था। चाइना सक्सेसफुली गार्डेड द सीक्रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क फाइबर अंटिल AD 300 when Japan and later India patented the secrecy। चाइना इस बात को छुपाने में सक्षम रहा, लगभग 300 ईस्वी तक वो इस बात को छुपा के रखा और सिल्क फाइबर का चुपके से निर्माण करता रहा। उसने किसी को भी इस सीक्रेट के बारे में नहीं बताया कि सिल्क फाइबर कैसे बनता है। और बाद में जब जापान के बाद में इंडिया पता चल गया था इस सीक्रेट के बारे में, तो इन देशों में भी ये सिल्क फाइबर का निर्माण होने लग गया। रोमन एम्पायर न्यू अबाउट इट एंड ट्रेड इन सिल्क। और जो रोमन एम्पायर थे, रोमन एक देश था, तो रोमन के जो राजा थे उन्होंने इस राज के बारे में जानते थे और वो इस सिल्क का व्यापार किया करते थे। यानी चाइना तो वहाँ से सक्सेसफुली उसको छुपाने में कामयाब रहा, लेकिन जो रोमन के एम्पायर थे, राजा थे, उनको इसके बारे में, सिल्क फाइबर के बारे में अच्छे से पता था और वो उस सिल्क के फाइबर का उद्योग भी करते थे, कारोबार करते थे। The secret of making silk reached Europe only around 550 AD via Byzantine Empire। और ये जो सीक्रेट था सिल्क फाइबर बनाने का, ये यूरोप से जल्द ही यूरोप तक पहुंच गया, लगभग 550 ईस्वी तक ये वहाँ तक पहुंच गया। बेंजान्टियन जो एम्पायर थे उनके द्वारा यूरोप तक ये राज पहुँचा। तो सिल्क कैसे बनता है वो यूरोप को भी पता चल चुका था। Legend has it that monks working for Empire Justinian were the first for bringing the silkworm eggs and mulberry seed to Constantinople in hollow cans from China at a great risk to their lives। और ऐसा माना जाता है, ऐसी कहावत है, ऐसा कहा जाता है
कि जो एम्पायर जस्टिनियन के जो मोंक थे, साधु थे, भिक्षु थे, वो लोग चोरी चुपके चाइना गए और वहाँ जाके वो मलबरी सिल्क के सीड लेके आए, यानी मलबरी जो ट्री था सहतूत के बीज लेके आए, और जो सिल्क था, सिल्क मोथ था, उसको चोरी चुपके खाली कैन में लेके आए, अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ से वो लेके आए। देखिए, विद द स्प्रेड ऑफ इस्लाम द सिल्क वॉर्म केम टू सिसिली एंड स्पेन, और इस्लाम धर्म के प्रचार के साथ ही सिल्क वॉर्म जो है सिसिली और स्पेन तक पहुंच गया। बाई द 12th and 13th सेंचुरी इटली हैड बिकम द सिल्क सेंटर ऑफ द वेस्ट, और लगभग 12th and 13th सेंचुरी तक इटली एक ऐसा बड़ा केंद्र बन चुका था सिल्क के उत्पादन, सिल्क सेंटर बन चुका था वेस्ट में, यानी पश्चिम में सिल्क का उत्पादन करने वाला के रूप में सिल्क सेंटर इटली बन चुका था। बाय द 17th सेंचुरी फ्रांस वॉज चैलेंजिंग इटली लीडरशिप एंड सिल्क लूम्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द लायंस एरिया विच आर फेमस इवन टुडे, और लगभग 17वीं शताब्दी तक फ्रांस जो है वो इटली को चुनौती देने लग गया था, किसमें, सिल्क के उत्पादन में। उसने खूब सारी सिल्क लूम्स यानी हथकरघे यानी सिल्क की बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी स्थापित कर ली थी, बना ली थी, जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस लायंस एरिया में उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई थी। फ्रांस ने इटली को चुनौती देते हुए, यानी जितना उत्पादन इटली करती थी उतना ही उत्पादन फ्रांस करने लगे, और लायंस एरिया में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई। Silkworm, however, did not flourish in English climate, nor did it ever really flourish in the United States of America. हालांकि सिल्क वॉर्म जो है वो इंग्लिश वातावरण में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नहीं पनपा। यही कारण है कि आज भी अमेरिका में सिल्क का उत्पादन नहीं होता है। देखिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। अब देखेंगे हम सिल्क मोथ की क्या लाइफ हिस्ट्री है, सिल्क मोथ कैसे होता है। फीमेल सिल्क मोथ इज लार्जर इन साइज देन मेल सिल्क मोथ। फीमेल सिल्क मोथ जो होता है वो मेल सिल्क मोथ की तुलना में बड़ा होता है। इट ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स ऑन अंडर साइड ऑफ फ्रेश मलबरी लीव्स विच स्टिक टू इट बिकॉज ऑफ सम गमी मटेरियल स्टिकिंग टू देम। और जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो एक बार में लगभग 100 के लगभग अंडों का उत्पादन करता है, 100 के लगभग अंडे बनाता है। और क्या करता है, जो फ्रेश मलबरी लीव्स होती है, ताज़ा सहतूत की जो पत्तियां होती है, उसके नीचे की तरफ अपने अंडों को देता है और वहाँ चिपकाता है। एक गमी मटेरियल होता है, उससे उनको अपने अंडों को जो सहतूत की पत्ती उससे नीचे चिपका देता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दीज एग्स हैज़ टू फॉर्म वाइट लार्वा, और समय के साथ साथ ये जो एग्स जो होते हैं वो वाइट लार्वा के रूप में तब्दील हो जाते हैं। कॉमनली नॉन एज सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर, और बाद में इनको क्या कहा जाता है, जब ये वाइट लार्वा बन जाते हैं तो इनको सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर कहा जाता है। दे ईट मलबरी लीव्स फॉर 4 to 6 वीक्स एंड ग्रो इन साइज, और वो क्या करते हैं 4 से 6 सप्ताह तक मलबरी लीव्स को खाते हैं, सहतूत की पत्तियों को खाते हैं और अपनी साइज़ को बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए मलबरी सिल्क की जो है स्टेप्स बताएगी, ये क्या है, मेल सिल्क, फीमेल सिल्क, और ये क्या करता है अपने अंडों को सिल्क की मलबरी के ऊपर यानी सहतूत की पत्तियों के ऊपर अपने अंडों को देता है। उसके बाद में ये सिल्क के जो अंडे होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन मलबरी लीव्स को खाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और ये देखिए ये क्या है, कोकून। अब हम पढ़ेंगे कोकून का निर्माण कैसे होता है। Then the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. It first weaves a net to hold itself. और उसके बाद में ये जब वॉर्म्स बन जाता है, अपनी साइज़ को बढ़ा लेता है, तो उसके बाद में ये तैयार होता है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। नेक्स्ट स्टेज क्या है इसकी, नेक्स्ट लाइफ हिस्ट्री है इसकी प्यूपा। प्यूपा क्या करता है, सबसे पहले अपने आप को नेट से कवर करता, अपने आप को कवर करता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ द एड। और उसके बाद में क्या करता है, जब ये अपने आप को कवर कर लेता है उसके बाद में अपनी गर्दन को साइड में घुमा घुमा के उसके चारों तरफ सिल्क का निर्माण करना शुरू करता है। During this movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardness and exposure to air and becomes silk fiber। और इस मूवमेंट के दौरान जब ये अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाता है तो ये क्या करता है, ये कैटरपिलर सिल्क फाइबर का निर्माण करता है। एक चिपचिपा जो सिक्रेशन होता है उसका निर्माण करता है, और ये जो चिपचिपा सिक्रेशन है ये हवा के संपर्क में आके सिल्क फाइबर बन जाता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turns into pupa। और जल्द ही ये कैटरपिलर क्या करता है, अपने आप को सिल्क फाइबर से पूरी तरीके से कंप्लीटली कवर कर लेता है और प्यूपा में तब्दील हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। और इस कवरिंग को, जब ये कैटरपिलर अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है तो इस कवरिंग को कोकून कहा जाता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू
मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून। और उसके अलावा जितने भी डेवलपमेंट विकास के कार्य हैं वो प्यूपा के मोथ के कोकून के अंदर होते रहते हैं। सिल्क फाइबर आर यूज टू वीविंग सिल्क क्लॉथ। और सिल्क फाइबर का इस्तेमाल सिल्क के कपड़े बनाने में किया जाता है। अब देखिए सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है वो देखिए। द साइंस ऑफ राइजिंग सिल्क वर्म सो एज टू ऑब्टेन सिल्क कोकून इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर सेरिकल्चर वो एक ऐसी ब्रांच होती है जहाँ सिल्क वर्म को इकट्ठा किया जाता है, उनका पालन किया जाता है ताकि उनसे सिल्क प्राप्त किया जा सके। उसको सेरिकल्चर कहा जाता है, रेशम कीट पालन कहा जाता है। इन दिस सेरिकल्चर फार्म्स द सिल्क मोथ आर रियर्ड। सेरिकल्चर फार्म्स में क्या होता है, सिल्क मोथ से सिल्क प्राप्त किया जाता है। द फीमेल सिल्क मोथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक सिल्क मोथ जो होती है एक समय, फीमेल सिल्क मोथ जो होती है एक समय में लगभग 100 से भी ज़्यादा अंडे को देती है। These eggs are stored carefully on the strips of cloth or paper and then sold to silk fiber। और अब क्या होता है सेरिकल्चर फार्म में क्या होता है, जब ये अंडे दे देता है सिल्क मोथ तो उसके बाद में इसको कपड़े के अंदर या कोई जो पेपर होता है उसके अंदर अच्छे से कवर करके रखा जाता है। उसके बाद में उसको सिल्क के निर्माण करने वाले फार्मर्स को बेच दिया जाता है। दी फार्मर्स कीप दीज एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड एट ए सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर टिल द लार्वा हैच। और जो सिल्क फार्मर होते हैं वो उनको ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो अपने लार्वा को हैच कर सके, उनमें लार्वा बनना शुरू हो सके। आफ्टर हैचिंग द सिल्क वर्म्स आर पैलेस्ड अवर फाइनली चिप्ड मलबरी लीव्स एंड कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ कॉटन गॉज। और बाद में क्या करते हैं, जब लार्वा हैच हो जाता है उसके बाद में जो किसान जो है छोटे छोटे टुकड़ों में मलबरी लीव्स जो होती हैं वो काटी होती है और वो उनके पास डाल देते हैं ताकि वो उनको खा सके। और उनके चारों तरफ एक कॉटन गोज यानी रुई का बड़ा सा टुकड़ा रख देते हैं। फॉर 6 वीक द सिल्क वर्म्स आर फेड चॉप्ड मलबरी लीव्स विच दे ईट ऑलमोस्ट कंटिन्यूस। और लगभग 6 सप्ताह तक ये जो सिल्क मोथ होती है ये उनको खाती रहती है, जो टुकड़े होते हैं मलबरी सिल्क के उनको खाती रहती है और तब तक खाती है जब तक वो उनको पूरी तरीके से खा ना जाए। आफ्टर द एंड ऑफ दिस पीरियड द सिल्क वर्म आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून। और इस समय यानी 6 मंथ तक वो उस मलबरी लीव्स को खाते रहते हैं। उसके बाद में ये वो समय होता है जब सिल्क वर्म जो है वो तैयार है कोकून बनने के लिए। नाउ द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज और शेप्स आर पैलेस इन देयर रियरिंग हाउस। और उसके बाद में क्या करते हैं, जो पेड़ों की ब्रांचेज या ट्रीज की ब्रांचेज है या शेप्स है उनको उनके रियरिंग घरों के पास रख दिया जाता है। दिस सिल्क वर्म्स क्लाइंब अप द ब्रांचेज एंड मेक देयर कोकून्स इन वन कंटिन्यूस थ्रेड। इट टेक अबाउट 8 days टू स्पिन ए कोकून। और उसके बाद में सिल्क वर्म क्या करता है, उन ब्रांचेज के ऊपर चढ़ता है और कोकून के चारों तरफ धागा बनाने का काम करता है। और ये लगभग एक कोकून जो है धागा बनाने में 8 दिन का समय ले लेता है। एक कोकून जो है लगभग 8 दिन के अंदर एक अपने चारों तरफ फाइबर का कवरिंग कर लेता है। अब देखिए प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क कोकून। सिल्क फाइबर कैसे प्राप्त होता है सिल्क कोकून से। वंस दे कंप्लीट कोकून आर फॉर्म दे आर गेदर्ड। एक बार जब सारे कोकून तैयार हो जाते हैं यानी कि अपने चारों तरफ फाइबर लपेट लेते हैं तो उनको इकट्ठा किया जाता है। द इनिशियल स्टेप इन द हार्वेस्टिंग ऑफ सिल्क फाइबर इज टू किल द इंसेक्ट इनसाइड द कोकून। और इनिशियल स्टेप क्या होती है यानी कि उसके हार्वेस्टिंग कोकून से फाइबर कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लिए क्या करते हैं, उनको मारना होता है। यानी कोकून के अंदर जो फाइबर के अंदर जो कोकून होता है उसको मारा जाता है। फॉर किलिंग द कोकून्स आर बॉइल्ड इन वाटर। The boiling hot water not only kills the insect within the cocoon but dissolve a gummy substance that hold the cocoon filament in place। और जो गर्म पानी जो होता है उसके अंदर उन कोकून को डाला जाता है और गर्म पानी में जो कोकून ही नहीं मरता, उसके अलावा कोकून जो धागे से अपने आप को चिपका के रखता है यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिससे धागा कोकून से चिपका हुआ होता है उसकी पकड़ को भी कमज़ोर कर देता है। The cocoon are then dried and brushed to remove coarse outer portion which consist of coarse filament। और उसके बाद में उन कोकून से जो धागा मिलता है उसको सुखाया जाता है और उनको ब्रश किया जाता है। ब्रश इसलिए किया जाता है ताकि उनके ऊपर जो मोटा लेयर होती है उसको हटाया जा सके। आफ्टर ब्रशिंग फिलामेंट फ्रॉम 4 to 8 कोकून्स आर जॉइन एंड ट्विस्टेड। और लगभग ब्रशिंग के बाद में यानी जो लास्ट स्टेप क्या होती है ब्रशिंग के बाद में लगभग 4 से 8 कोकून्स को जोड़ा जाता है और उनको ट्विस्ट करके धागे बनाने का काम किया जाता है। दे आर देन कंबाइंड विथ ए नंबर ऑफ अदर सिमिलर ट्विस्टेड फिलामेंट टू मेक ए थ्रेड दैट इज वुड ऑन रील। और उसके बाद में क्या करते हैं 4 से 8 कोकून्स को एक साथ जोड़ा जाता है और उनको ट्विस्ट किया जाता है। और उसके बाद में और भी बाकी जो कोकून्स होते हैं जिनसे धागा प्राप्त हुआ था उन कोकून से एक साथ जोड़ा जाता है और उनसे धागा बनाया जाता है और उस धागे को कहाँ किया जाता है, रील के ऊपर लगाया जाता है। दी थ्रेड इज कॉल्ड रो सिल्क। और इस प्रकार जो धागा बनता है उसको रोज कच्चा सिल्क कहा जाता है।
इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 48 इंडिविजुअल सिल्क फाइबर, और इसके अंदर लगभग 48 इंडिविजुअल सिल्क फाइबर होते हैं। When each cocoon is unwound, it is replaced by another cocoon. Unlike the threads spun from other natural fibers such as cotton or wool, the silk thread is made of extremely long fiber. About 5,500 cocoons are required to produce 1 kg for raw silk. और एक जो अनवाउंड कोकून होता है उसे दूसरे कोकून से रिप्लेस कर दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि सिल्क फाइबर जो है वो कॉटन और वूल की तुलना में ज़्यादा लंबा फाइबर होता है, और इनकी लगभग 5,500 कोकून की ज़रूरत होती है। जब हमें 1 किलो रो सिल्क की ज़रूरत 1 किलो रो सिल्क चाहिए तो इसके लिए लगभग 5,000-5,500 कोकून्स की ज़रूरत होती है ताकि हम उन धागे को बना सकें। और ऐसा भी कहा जाता है कॉटन और वूल की तुलना में सिल्क फाइबर जो होता है वो लंबा होता है। देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क फाइबर। अब हम पढ़ेंगे सिल्क फाइबर से सिल्क धागा कैसे बनता है। द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क इज द ट्विस्टिंग और ऑफ वन ऑफ द मोर थ्रेड्स ऑफ रॉ सिल्क इनटू ए स्टैंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फॉर वेविंग और नाइटिंग। एक ऐसी प्रोसेसिंग जिसके अंदर सिल्क फाइबर जो कच्चा जो सिल्क फाइबर होता है रॉ सिल्क फाइबर को सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि वो वेविंग और नाइटिंग में यानी कपड़े बनाने में काम में आ सके, उनको मजबूत बनाया जाता है। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड थ्रोविंग, और इस प्रोसीजर को थ्रोविंग कहा जाता है। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो कच्चा सिल्क होता है उसको मजबूत बनाने का काम किया जाता है ताकि उस मजबूत सिल्क से कपड़े बनाए जा सके, और इसे थ्रोविंग कहा जाता है। इन दी प्रोसेस ऑफ थ्रोविंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस, और इस प्रोसेस के अंदर जब थ्रोविंग की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर लगभग 4 प्रकार के सिल्क जो है उनको प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए, ऑर्गेनाइजन थ्रेड इज मेड बाय गिविंग रॉ सिल्क थ्रेड ए प्रीलिमिनरी ट्विस्ट इन वन डायरेक्शन, देन ट्विस्टेड वन और टू और मोर ऑफ दिस थ्रेड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एट ए रेट ऑफ अबाउट 4 टन्स सेंटीमीटर। और ऑर्गेनाइजन में क्या होता है, धागा जो होता है उसको एक दिशा में ऐसे लंबा मोड़ा जाता है। उस प्रारंभ में क्या किया जाता है, उसको लंबा धागा मोड़ा जाता है, उसके बाद में उसको ऐसे ट्विस्ट किया जाता है, उसको लगभग 4 के लगभग यानी 4 सेंटीमीटर का जब धागा बन जाता है तो उसको ट्विस्ट किया जाता है, एक ही डायरेक्शन में उसको ट्विस्ट किया जाता है। सेकेंड है क्रेप इज सिमिलर टू ऑर्गेनाइजन बट इट इज ट्विस्टेड मच ग्रेटर एक्सटेंड यूजुअली 16 to 32 टन। क्रेपर्स क्या होता है, क्रेप में क्या होता है, क्रेप जो है तो ऑर्गेनाइजन की जैसी प्रोसेस होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजन में 4 टन्स होते हैं लेकिन क्रेपर में क्या होता है 16 to 32 टन्स होते हैं। ट्रेम इज मेड बाई ट्विस्टिंग 2 or more raw silk thread in only one direction with 8 to 12 टन। ट्रेम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा रॉ सिल्क को जोड़ा जाता है और उसके बाद में एक डायरेक्शन में उससे 8 से 12 टन किए जाते हैं। थ्रोविंग सिग्नल्स देखिए, थ्रोविंग सिग्नल्स आर इंडिविजुअल रॉ सिल्क थ्रेड। थ्रोविंग सिग्नल जो एक तरीके से क्या है, इंडिविजुअली क्या है, कच्चा सिल्क होता है। देट आर ट्विस्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन, और ये क्या होते हैं, सिर्फ एक ही दिशा में ट्विस्टेड होते हैं। द नंबर ऑफ टन्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ थ्रेड रिक्वायर्ड, और नंबर ऑफ टन्स यानी कि टन्स डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, यानी जिस प्रकार का थ्रेड होता है, जितनी क्वालिटी का थ्रेड हमें चाहिए होता है उसी पे डिपेंड करते हैं टन्स, यानी जितने टन ज़्यादा होते हैं वो थ्रेड उतना ही, वो धागा उतना ही अच्छा होता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर द जनरल ऑर्गेनाइजन थ्रेड इज यूज फॉर वेब एंड ट्रेम थ्रेड इज यूज फॉर द वेफ्ट और फिलिंग। और जो सिल्क फाइबर का प्रोडक्शन होता है उसमें सामान्यतः क्या होता है, ऑर्गेनाइजन थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। वेब और ट्रे में ऑर्गेनाइजन थ्रेड जो होता है उसका यूज़ होता है, यानी जो ज़्यादातर सिल्क फाइबर बनता है उसमें ऑर्गेनाइजन का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ब्रेप और ट्रेम जो धागा होता है उसका इस्तेमाल वेफ्ट और फिलिंग, कपड़े बनाने और कपड़े की फिलिंग में किया जाता है। द क्रेप थ्रेड इज यूज टू वेविंग और क्रेन की सिल्क फैब्रिक, और जो क्रेप थ्रेड होता है उसका इस्तेमाल क्रेनी सिल्क बनाने में किया जाता है। दी थ्रोन सिंगल थ्रेड इज यूज टू फॉर वेविंग शेयर सिल्क फैब्रिक, और जो थ्रोन सिग्नल्स होता है उसका इस्तेमाल सिल्क फैब्रिक बनाने में किया जाता है। अब देखिए, ये तो थे हमारे जो डोमेस्टिक सिल्क वॉर्म थे वो। अब देखिए हमारे वाइल्ड सिल्क आर प्रोड्यूस्ड बाई ए नंबर ऑफ अनडोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म। वाइल्ड सिल्क जो होता है उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो अनडोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म होते हैं जिनको घरों में नहीं तैयार किया जाता उनसे बनता है। द वाइल्ड सिल्क डिफर इन कलर एंड टेक्सचर फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड सिल्क वेराइटी, और जो वाइल्ड सिल्क जो होता है वो जो घरों में सिल्क बनाते जो हमने अभी पढ़ा था उससे कलर में और बनावट में अलग होता है। फर्दर मोर द कोकून्स विच आर गैदर्ड इन वाइल्ड सिल्क आर यूजुअली चूज थ्रू बाय द सिल्क मॉथ, और जो
इसके अलावा जो कोकून, वाइल्ड सिल्क का जो कोकून होता है वो सिल्क मोथ को चबा के ही बनाया जाता है। दस द सिंगल थ्रेड विच मेक्स अप द कोकून हैज़ बीन कट इनटू शॉर्टर लेंथ। इसी कारण जो वाइल्ड सिल्क होता है वो एक जो लंबा धागा होता है वो कई बार में कई जगहों से कटा हुआ होता है। ए ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव गोल्डन कलर्ड वाइल्ड सिल्क कॉल्ड मुगा इज प्रोड्यूस ओनली इन ब्रह्मपुत्रा वैली, मेनली आसाम एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ बर्मा। एक सुंदर और महंगा गोल्डन कलर का जो वाइल्ड सिल्क होता है वो क्या होता है, वो मुगा होता है। और इस मुगा का उत्पादन कहाँ होता है, ब्रह्मपुत्रा घाटियों में, और ज़्यादातर ब्रह्मपुत्रा घाटियों में और आसाम में इसका, और बर्मा के कुछ पार्ट्स में मुगा जो होता है, जो एक वाइल्ड सिल्क मोथ है, इसका वहाँ प्रोडक्शन होता है। दिस वेराइटी ऑफ सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर विच एक्चुअली इम्प्रूव्स विद एजिंग एंड वॉशिंग। और ये जो मुगा सिल्क जो होता है ये वास्तव में स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है जो बाकी फाइबर उनकी तुलना में, यानी बाकी जो वाइल्ड सिल्क फाइबर होते हैं उनकी तुलना में मुगा जो वाइल्ड सिल्क फाइबर होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, और जो वास्तव में लंबे समय तक चलता है और वॉशेबल होता है, उनको अच्छे से धो के अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। गारमेंट्स मेड फ्रॉम इट आउटलास्ट दोज मेड फ्रॉम ऑर्डिनरी सिल्क, कॉमनली लास्टिंग 50 ईयर्स और मोर। और जो मुगा सिल्क से जो फाइबर बनता है, यानी मुगा सिल्क से जो कपड़ा बनता है, उस सिल्क से जो कपड़ा बनता है वो लगभग 50 सालों तक चल सकता है, इतनी अच्छी उसकी एजिंग होती है। अब लास्ट है हमारा यूजिंग ऑफ सिल्क। सिल्क का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। सिल्क फाइबर फैब्रिक इज लाइट वेट, लस्टेरियस, सॉफ्ट, इलास्टिक एंड हाईली स्ट्रॉन्ग इन टेंसिल स्ट्रेंथ। सिल्क फाइबर जो होता है वो वजन में हल्का होता है, अवशोषित हो सकता है, नरम होता है और तन्यता वाला होता है, और ये इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है। इट कीप वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। ये हमें गर्मियों में तो गर्म ठंडा रखता है और सर्दियों में हमें गर्म रखता है। सिल्क इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव ड्रेसेस फॉर मैन एंड वुमेन विच आर वॉर्न ऑन स्पेशल ओकेजन। सिल्क वॉर्म से जो है स्पेशल कपड़े बनाए जाते हैं, महिलाओं और पुरुषों के लिए कपड़े बनाए जाते हैं। वो कपड़े कुछ स्पेशल ओकेजन पे पहने जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि सिल्क काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ सिल्क इज यूज्ड इन मेकिंग साड़ी एंड स्कार्फ। इंडिया में सिल्क का ज़्यादातर इस्तेमाल साड़ी और स्कार्फ बनाने में किया जाता है। In addition of clothing, silk is used for items such as parachute, bicycle tires, bulletproof vest, and non-absorbable सीट्रस इन सर्जरी। और इसके अलावा सिल्क फाइबर का इस्तेमाल स्कार्फ और साड़ी बनाने में किया जाता है। उसके अलावा पैराशूट बनाने में, साइकिल के टायर बनाने में, बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में। उसके अलावा ऑपरेशन के दौरान जो धागे लगाए जाते हैं वो धागे भी किसके बने होते हैं, वो भी सिल्क से बने होते हैं। तो देखा बच्चों, यहाँ आज हमने ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम हमारे क्वेश्चन टाइम को करेंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है ताकि हमारे क्वेश्चन आंसर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू अगेन, हैव ए नाइस डे।